You are most welcome in BIMT YouTube classes, and your class is BBA first year, and your subject is Managerial Economics. And today we will discuss about what are the limitations of economics and relevance with business management. आज जो हम डिस्कशन करेंगे तो करेंगे कि भाई इकोनॉमिक्स के क्या लिमिटेशंस हैं, और दूसरा कि जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट के साथ किस तरीके से वो रेलेवेंस है, किस तरीके से वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, इससे पहला जो लेक्चर था हमने उसमें सिंपल डिस्कशन किया था कि भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कि आपकी इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, साथ के साथ नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमने इसमें डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जब लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आती है वो आता है लिमिटेशन कि स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली। स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली मींस क्या होता है कि हम जब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम बेसिकली इसमें जो हमारा ह्यूमन बीइंग होता है उसे उसकी स्टडी को हम मैक्सिमम के अंदर जो है मेंशन करते हैं। जब हम चाहे इंडिविजुअल की बात करें, चाहे हम हाउस होल्ड की बात करें, चाहे हम सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, इसकी एक लिमिटेशन क्या है कि भाई ये केवल क्या है आपका स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ओनली। अब दूसरा जो इसकी लिमिटेशन है वो है कि एजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल्स। एजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके एजम्पशन बेस्ड हैं। ठीक है, एजम्पशन बेस्ड का मतलब क्या है कि जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो चाहे हम कोई भी थ्योरी लें, कोई भी कॉन्सेप्ट लें, तो वो एजम्पशन पर चलते हैं। एजम्पशन पर कैसे चलते हैं, जैसे कि हम बात करें लॉ ऑफ प्रोडक्शन की या प्रोडक्शन फंक्शंस की बात करें तो उसमें आपका एक होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर आपका क्या होता है उसमें सिंपली कि वहां पर हम कुछ इनपुट फैक्टर्स लेते हैं। ठीक है, उन इनपुट फैक्टर्स में हम क्या करते हैं कि जो आपका एक फैक्टर होता है, ठीक है, उसे हम वेरिएबल रखते हैं और बाकी अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट मींस उन्हें हम चेंजेबल करके चलते हैं। तो यदि हम उस एजम्पशन के बेस पर अपने लॉ जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उस पर यदि हम काम करते हैं तो वो हमारा सही बैठेगा, जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है। और यदि हमने एजम्पशन से थोड़ा भी इधर उधर किया तो फिर वो उसकी फंक्शनिंग वहां पर सही नहीं बैठेगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके एजम्पशन बेस है। थर्ड है इसमें कि इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल। जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉ हैं वो ना तो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट हैं और ना ही वो यूनिवर्सली आपके एक्सेप्टेड है। क्योंकि क्या है, जितने भी इकोनॉमिक्स के लॉज हैं या जितने भी लोगों ने डेफिनेशन दी है उनमें कहीं ना कहीं आपका कंट्रोवर्शियल सिचुएशन रही है कि किसी ने क्या कहा और दूसरे ने वहां पर क्या किया, दूसरे ने उसका क्रिटिसिज्म किया। तो इसलिए क्या है कि यदि हम इकोनॉमिक लॉ की बात करें तो जो आपके ये इकोनॉमिक लॉ है ये आपके मींस की एक तो यूनिवर्सली और बिल्कुल आपके एग्जैक्ट नहीं है। नेक्स्ट जो इसमें फोर्थ है वो है आपका कि इकोनॉमिक्स इज नॉट नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉट नॉन कंट्रोवर्शियल इसका मतलब क्या है कि यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल क्या कि मींस उसमें आपकी कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपस में जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो एक दूसरे ने जो भी इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग जो भी लॉस दिए हैं या डेफिनेशन दिए हैं वो उनसे एक दूसरे के साथ आपके एग्री नहीं करते। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स आपकी नॉन कंट्रोवर्शियल नहीं है। यह आपकी जो है इकोनॉमिक्स कंट्रोवर्शियल है, जिसमें तुम में क्या है किसी ने अपना कोई भी डेफिनेशन दी, कोई भी अपना लॉस दिया, लेकिन दूसरे ने उसका तुरंत क्या किया, दूसरे ने उसका तुरंत वहां पर क्रिटिसिज्म किया कि नहीं इसके अंदर ये दिक्कत है और इसके अंदर आपकी ये कमी है। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कि भाई रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, कि जो इकोनॉमिक्स है ठीक है वो किस तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट के साथ आपकी जुड़ी हुई है। तो उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है प्रोडक्शन डिसीजंस। प्रोडक्शन डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग आप जो भी डिसीजंस लेते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
तो वहां पर जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके लिए वहां पर हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके लॉ ऑफ प्रोडक्शन है या फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन है, तो उन फंक्शंस को आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर आप अपने वहां पर यूज कर सकते हो। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है आपका प्रोडक्शन डिसीजन में। साथ के साथ हम इसमें डिमांड एनालिसिस करके चलते हैं। तो डिमांड एनालिसिस करने से फायदा क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो डिमांड का आइडिया होता है उसे हम वहां पर फाइंड आउट करके चलते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें कितना प्रोडक्शन करना है, किस लेवल पर हमें प्रोडक्शन करना है, कितनी कैपेसिटी के साथ हमें प्रोडक्शन करना है। तो वो सारी चीजें हमारे लिए हेल्पफुल होती है जब हम कोई भी प्रोडक्शन डिसीजन लेकर चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका इन्वेंटरी डिसीजन। इन्वेंटरी डिसीजन के अंदर आपका क्या होता है कि जब आप डिमांड एनालाइज करके चलते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी यूनिट ऑफ जो प्रोडक्शन आपको करना है। ठीक है, जब आपको पता चल जाता है तो आप उसी के हिसाब से क्या करते हो, उसी के हिसाब से आप अपने इन्वेंटरी डिसीजन वहां पर लेते हो कि आपको कितने इन्वेंटरी रखनी है, कितने लिस्ट ऑफ स्टॉक आपको रखने हैं। आप उसके लिए पर चीजों को मैनेज करके वहां पर चलते हो। इसके बाद आता है आपका कॉस्ट डिसीजन। जब हम कॉस्ट डिसीजन की बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस के अंदर आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट होती है और आपकी दूसरी क्या होती है, आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट होती है। कौन कौन सी आपकी शॉर्ट रन कॉस्ट चलती है और आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट चलती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू वहां पर जो भी हमारा कॉस्ट के रिगार्डिंग डिसीजंस होते हैं या कॉस्ट के रिगार्डिंग जो भी सिचुएशन होती है या जो भी हमें डिसीजन लेना होता है तो उसमें आपकी इकोनॉमिक्स हमारे लिए जो है हेल्पफुल होती है। इसके बाद है आपका मार्केटिंग डिसीजंस। मार्केटिंग डिसीजंस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वहां पर भी आपके जो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। वो हमारे लिए वहां पर एक तरीके से आपके यूजफुल होते हैं। ठीक है, कोई भी हम मार्केटिंग के रिगार्डिंग यदि कोई भी डिसीजन लेकर चलते हैं तो वो हमारे लिए वहां पर आपके हेल्पफुल होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है कि भाई आप कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो या आप कोई भी बिजनेस रन करके चल रहे हो तो आपको उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो आपको हेल्प कैसे मिलती है कि जब आप डिमांड को एनालाइज करके चलते हो, ठीक है, इसके अलावा कॉस्ट को आप एनालाइज करके चलते हो, अपने मार्केटिंग डिसीजंस आप एनालाइज करके चलते हो कि भाई कहां पर हमें कितना और किस तरीके से हमें खर्चा करना है। जब आप उन सबका डिसीजन लेते हो तो आप अपना वहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी लेकर चलते हो। आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाता है कि भाई आपका इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आपका कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर आपका हो सकता है। इसके बाद इसमें जो आपका 6 पॉइंट है वो है आपका पर्सोनल डिसीजंस। पर्सोनल क्या होते हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग करते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जिस लेवल पर हमें प्रोडक्शन करना है या जिस लेवल पर हमें मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की, आप उसके हिसाब से जो भी आपके पर्सोनल है, जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज है, आप उन्हें अरेंज करके चलते हैं। और साथ के साथ कि जिस टाइप का आपको प्रोसेस करना है उसके उसी बिहाफ पर आप क्या करके चलते हो, उनको सेलेक्ट और रिक्रूट करके चलते हो। तो ये कहीं ना कहीं पर्सनल जो डिसीजंस हैं उसमें भी हेल्पफुल होती है जो आपकी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब इसमें आगे जो है ये आपका एक अलग टॉपिक है कि भाई इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट और एज एन साइंस। ये भी आपका एक कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन है कि भाई इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आपकी आर्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भाई इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट है, लेकिन आपके जो भी आपके आगे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हुए उन्होंने कहा कि भाई इकोनॉमिक्स एज एन साइंस। लेकिन हम यदि इसकी ओवरऑल स्टडी करके चलते हैं तो ओवरऑल स्टडी में आप ये फाइंड आउट करके चलेंगे कि जो आपकी इकोनॉमिक्स होती है वो एज ए साइंस भी होती है और इकोनॉमिक्स आपकी एज एन आर्ट भी होती है। ठीक है, अब यदि हम बात करें कि इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट क्यों होती है, ठीक है, एज एन आर्ट इसलिए होती है कि हम हमारी कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है
कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, हम उसे सॉल्व आउट करके चलते हैं। तो इट मीन्स जब हम उसे सॉल्व करते हैं तो ये आपकी एक आर्ट होती है, कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ इसकी थ्योरीज होती हैं, जिनके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है या वो जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है हम उसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं और उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि सेकंड जो है कि भाई इकोनॉमिक्स एज ए साइंस, कि इकोनॉमिक्स एज ए साइंस क्यों है। तो जब हम साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी चीजें आ जाती हैं वो आपकी साइंटिफिक वे में आ जाती है। तो हम यदि कोई भी बात करें इकोनॉमिक्स की स्टडी के बारे में या कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जब हम उसे सोल्व आउट करते हैं तो हम उसे ऐसे ही सोल्व आउट नहीं कर देते और ना ही इसकी हम ऐसे ही अपने बिहाफ पर स्टडी कर देते। तो हम सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, हम करते हैं कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टडी या इस पर्टिकुलर जो सिचुएशन है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं हम उन फैक्ट्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करके चलते हैं, ठीक है। फैक्ट्स को हमने आइडेंटिफाई किया तो उसमें आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को हम उनका मेजरमेंट करके चलते हैं। मेजरमेंट मींस क्या होता है कि भाई, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम जितने भी फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं वो हम एक ह्यूज अमाउंट में फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन जितना भी हमने ह्यूज अमाउंट में फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं वो सब हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या करना होता है कि उन्हें मेजर करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, जिससे कि क्या कि जो भी मीनिंगफुल चीजें हैं उन्हें हम वहां पर फाइंड आउट कर सके। इसके अलावा कि जो हम इकोनॉमिक्स एज ए साइंस हम इसलिए भी कहते हैं कि हम यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उन्हें वेरीफाई करके ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उनका वेरिफिकेशन हम करके चलते हैं और साथ के साथ ये भी मेजर करके चलते हैं कि जिन इकोनॉमिक लॉज या जिन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट के बिहार पर हम कोई भी स्टडी करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला रहे हैं वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक लॉज आपके वेरीफाइड है या नहीं है, वो आपके वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये आपकी एज एन आर्ट भी है इकोनॉमिक्स और आपका इकोनॉमिक्स जो है वो आपकी एज एन साइंस भी है, ठीक है। तो जो आपके ओल्डेस्ट इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसे एज एन आर्ट किया, इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन जो मॉडर्न वाले हैं वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। यदि लेकिन हम इसकी ओवरऑल स्टडी की बात करें या इसकी ओवरऑल फाइंडिंग्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है आपकी हमसे कह सकते हैं कि ये इट इज एज एन आर्ट और इट इज एज एन साइंस। तो ये आपके अब तक जो आपके इसमें 2 लेक्चर्स हुए हैं तो इसमें आपके बेसिक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं कि इकोनॉमिक्स आपकी क्या है। इकोनॉमिक्स के हमने नेचर, स्कोप यहाँ पर डिस्कशन की है, साथ के साथ हमने इसकी लिमिटेशंस डिस्कस की और साथ के साथ हमने क्या करा कि ये किस तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट के साथ हम इसे रेलिवेंस कर सकते हैं या हम इसे किस तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट के साथ आपका जोड़ सकते हैं, और साथ के साथ कि इकोनॉमिक्स आपकी साइंस है या इकोनॉमिक्स आपके आर्ट। अब हम आगे जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कशन करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है, कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके लिए हम नेचर, स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।